जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है कांग्रेस के युवा लड़के का। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। आज सुबह सुबह ही राहुल ने वैक्सीन को लेकर सरकार को घेर लिया और कह दिया कि वैक्सीनेशन पर सरकार फेल है। राहुल का ट्वीट करना ही था कि सरकार एक्शन मोड में आ गई। सरकार का जवाब भी आ गया और सरकार राहुल को घेरते दिखी। पर ये तो रही सरकार और विपक्ष की बात। कौन कितना सही बोल रहा है और कौन कितना झूठ, ये हम आपको बताएंगे। वैक्सीनेशन का पूरा गुणागणित आपको सीधी और सपाट भाषा में समझाएंगे। वहीं आपको ले चलेंगे यूपी, जहां पर देखकर लगता है कि अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल में जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं डेली बस शो और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के शो में क्या है कुछ खास। सबसे पहले आपको दिखाएंगे जम्मू में आतंकियों ने फिर की कायराना हरकत। वहीं मुनव्वर राना ने प्रशासन पर कौन से आरोप लगा दिए। साथ ही आपको बंगाल में जारी राज्यपाल और ममता के बीच सियासी उठापटक को भी समझाएंगे और अखिलेश और शिवपाल की दूरियां अब कितनी और बची हैं। और अंत में दिखाएंगे क्या हुआ जब भैंस के आगे बीन बजाई गई। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी कायराना हरकत करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलवामा के हंजिन राजपोरा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। खबरों के मुताबिक बीते गुरुवार की रात आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि आतंकियों की फायरिंग में सेना के एक जवान को भी गोली लगी थी। इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। कल रात को ही जानकारी मिली कि एनकाउंटर होने की वजह से 3 से 4 आतंकी वहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने सुबह होते ही अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इलाके के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने एसपीओ फैयाज अहमद के घर में घुसकर उनके परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हमले में एसपीओ फैयाज की तो मौके पर ही मौत हो गई। बाद में इलाज के दौरान उनकी पत्नी और बेटी ने भी दम तोड़ दिया था। इससे पहले आतंकियों ने ड्रोन अटैक के जरिए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। वहीं आज पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के ऊपर ड्रोन देखा गया, जिसकी भारत ने कड़ी निंदा की। अगली खबर मशहूर शायर मुनव्वर राना से जुड़ी है। मुनव्वर राना के बेटे ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए खुद पर गोलियां चलवाई थी। इस पूरे मामले के पीछे संपत्ति विवाद है। बीती रात लखनऊ में मुनव्वर राना के घर पुलिस की दबिश हुई। इस पर मुनव्वर राना ने कहा कि पुलिस ने उनके घर पर आकर गुंडागर्दी की। सुनिए क्या कहा मुनव्वर राना ने। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। तो आपने जब उनसे रोकने की कोशिश की तो आपके साथ क्या कहा किया उन्होंने हमसे भी कहा कि आप हटिए। हमने कहा आप मुझे कि हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो कहने नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ नहीं। पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी। ऐसा ये तो मुनव्वर राना इस बिकरू कांड, ठीक है, इनमें से कोई मुझे मार भी देता और न भी मारे तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। लेकिन ख्वातीन के साथ बदतमीजी करने का कोई ख्वातीन पुलिस भी साथ में थी, पुलिस एहलकार। पुलिस तो एक नाम की एक कोई औरत थी, लेकिन सब गुंडागर्दी कर रहे थे। वो तो जो एक पुलिस का एक खेल होता है, ये मेरे साथ लेडीज पुलिस थी। एक पुलिस थी और 5 कमरों में घुस करके हमारी जो बिहार से जो हमारी बेटी आई हुई है उसकी लड़की से। मुनव्वर राना पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं जब बीती रात पुलिस उनके घर दबिश के लिए पहुंची थी तो राना की बेटी ने वीडियो भी बनाया था। मुनव्वर राना की बेटी ने प्रशासन पर बदले की कार्यवाही का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना सर्च वारंट के घर के अंदर तक घुस गई। आप बिना अलाउ करे आप अंदर को किसने आने दिया आपको? एक्सक्यूज मी, आप अंदर कैसे आए?
अंदर लेडीज हैं, एटलीस्ट आप बेल बजा के आएंगे ना अंदर। ये आपका वे अंदर आने का। बंद कर लीजिए आप, बंद कर लीजिए। नहीं, हम तो बंद कर लेंगे, पर ये आपका कोई तरीका नहीं है कि अंदर औरतें होंगी आप ऐसे अंदर आ गए। कोई भी कैसे भी लेटा हो सकता है, किसी के घर में कुछ भी हो रहा होता है, आप अंदर चलते चले आ गए। Who the hell you are? किसने आपको परमिशन दी अंदर आने की? इधर जवाब देंगे। आप ही लोगों से बात कर रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि ये दबिश उनके बेटे के मामले से जुड़ी हो सकती है, जिस पर कुछ दिन पहले कथित तौर पर हमला हुआ था। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद विधानसभा का पहला सत्र जैसे ही आज शुरू हुआ कि विधायकों ने नारेबाजी शुरू करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जैसे ही अभिभाषण पढ़ने के लिए उठे कि बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच जोरदार हंगामा होने लगा। इसके बाद राज्यपाल बिना अभिभाषण पढ़े ही सदन से बाहर निकल गए। सदन के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल धनखड़ के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई। इससे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पहले ये साफ कर दिया था कि सरकार की सभी लिखी चीजों को वो सदन में नहीं बोलेंगे। सूत्रों का ये भी कहना है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ जैसे ही अभिभाषण के लिए उठे कि भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा विधायकों ने सदन के अंदर जय श्री राम के नारे लगाते हुए सदन से बाहर निकल गए। उसके बाद राज्यपाल भी बिना अभिभाषण के ही बाहर आ गए। आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से ही होती है। इस अभिभाषण को राज्य सरकार तैयार करती है और राज्यपाल सदन में इसे पढ़ते हैं। आमतौर पर अभिभाषण में सरकार के कामकाज, उपलब्धियां और आने वाली योजनाओं का खाका होता है, लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई मौकों पर ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठा चुकी है। बंगाल चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद पार्टी से कई नेताओं का मोहभंग शुरू हो गया है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की टीएमसी में घर वापसी हुई है। उसके बाद से भाजपा से टीएमसी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिनों सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भ्रष्टाचारी बताया था, जिस पर राज्यपाल ने खुद पर लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। ममता लगातार राज्यपाल को हटाने की मांग कर रही है। राज्यपाल बंगाल सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। किसी राज्य में सीएम और राज्यपाल में जंग रहे तो राज्य का विकास नहीं हो सकता। बंगाल में फिलहाल कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हम बढ़ते हैं आगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सैनिक स्कूल में छठी क्लास में दाखिला के लिए परीक्षा दी थी। प्रिंसिपल ने अखिलेश से अंग्रेजी में पूछा कि हेलमेट का क्या काम है। अखिलेश ने जवाब दिया कि ये शरीर की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जवाब के बाद एडमिशन हो गया था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने 12वीं तक की पढ़ाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर से की। इस दौरान वो धौलपुर में ही रहे। एक दिलचस्प किस्सा है। अखिलेश कक्षा 7 में रहे होंगे। चाचा शिवपाल और उनकी पत्नी अखिलेश को धौलपुर छोड़ने के लिए गए। तब अखिलेश ने ताजमहल देखने की इच्छा जताई, जिसके बाद वो ताजमहल देखने आगरा गए। तब छोटे अखिलेश चाचा शिवपाल से सारी बातें मनवा लेते थे, पर तब की बात तब थी, आज की बात आज है। आज दोनों के बीच बर्फ जम गई है। खबर है कि अब ये जमी बर्फ पिघल सकती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां हर संभव सत्ता वापसी की तैयारी में जुटी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच दुश्मनी की जमी बर्फ पिघलने लगी है। परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए चाचा भतीजे साथ आकर इटावा में बीजेपी को रोकने में कामयाब रहे और सपा जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध कराने में सफल रही। बता दें कि काफी समय से चाचा भतीजे एक दूसरे के प्रति नर्म रुख बनाए हुए हैं। सपा छोड़ दूसरी पार्टी में गए नेताओं की अब घर वापसी शुरू हो गई है। शिवपाल जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ते हैं। सपा का कहना है कि वो सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दूसरी ओर शिवपाल ने भी 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से सपा के साथ गठबंधन करने का खुला ऑफर दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि 2022 में अगर सपा हमारे दल को सम्मानजनक सीटें देंगी तो गठबंधन पर विचार होगा। आपको याद ना हो तो बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव भले ही 1 लाख वोट पाने में सफल रहे, लेकिन उनकी पार्टी के बाकी कैंडिडेट अपनी जमानत बचाना तो दूर की बात थी, 25,000 वोट भी हासिल नहीं कर सके थे।
इतना ही नहीं, हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में इटावा छोड़कर बाकी जिलों में शिवपाल की पार्टी के जिला पंचायत सदस्य भी जीत नहीं सके। वहीं शिवपाल के करीबी नेता वापस से सपा में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो नारद राय हो या रामलला अकेला। अंबिका चौधरी भी बसपा छोड़ चुके हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही सपा में एंट्री हो सकती है। सपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि चुनाव तक चाचा और भतीजे में सुलह हो जाएगी और पहले की तरह पार्टी और परिवार एक होकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि वो अपनी पार्टी का सपा में विलय नहीं करेंगे, जिसके बाद अखिलेश ने गठबंधन का विकल्प भी दे दिया। हालांकि मौजूदा सियासी माहौल में शिवपाल यादव के सामने कोई बड़ा सियासी ऑफर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल अखिलेश के साथ साइकिल की सवारी कब करते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। आज राहुल ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करके लिखा कि जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। अब राहुल का ये ट्वीट करना ही था कि सरकार के मंत्री उल्टा राहुल को घेरते दिखे। राहुल के ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी जवाब दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि बीते दिन ही मैंने जुलाई के बारे में वैक्सीन के आंकड़े रखे थे। राहुल गांधी की क्या दिक्कत है, क्या वो पढ़ते नहीं हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा कि अहंकार और अज्ञानता की कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को अपने नेतृत्व के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि राहुल गांधी के पास तथ्यों की कंगाली है, इसीलिए उनको कुतर्कों का मवाली बना दिया है। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है और सभी समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सामाजिक क्रांति के तौर पर इसको देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की अगुवाई में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। पिछले 11 दिनों में औसतन 62 लाख वैक्सीन हर रोज लगाई जा रही हैं। गौरव भाटिया ने कहा है कि कांग्रेस की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी को सद्बुद्धि कब आएगी? राहुल गांधी को नफरत का मोतियाबिंद है। राहुल गांधी ने कभी कोविड को मोविड कहा, लेकिन हमने कभी रोविड नहीं कहा, जो देश को अंदर से खोखला करने में लगा है। आज 3 घंटे पहले श्री राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया और इस ट्वीट में लिखा है, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा और दुख इसलिए होगा कि जो आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। वो तो दिखाते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पे भारत के नागरिकों को वैक्सीन लगाई है, एक सुरक्षा कवच दिया है। ये तो रही सरकार और विपक्ष की बात। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, सरकार का काम है जवाब देना। पर हम आपको बताते हैं हकीकत कि देश में वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है। देश में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो आंकड़े कहते हैं कि देश में अब तक 34,76,232 लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें से 27,94,54,091 पहली डोज दी गई, जबकि 6,06,22,141 डोज सेकेंड डोज की हैं। अगर देश में पूरी तरह वैक्सीनेट हुए लोगों की बात करें तो देश में लगभग 4.3% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। ये तो रही वैक्सीनेशन के आंकड़ों की बात। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी कोविड-19 रोधी टीके की 1.24 करोड़ से ज्यादा खुराकें उपलब्ध हैं और अगले 3 दिनों में उन्हें 94,66,420 और खुराक दी जाएंगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार मुफ्त और पेड दोनों तरीकों को मिलाकर अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 33%
63 करोड़ खुराकों की आपूर्ति कर चुकी है। जाहिर सी बात है इनमें से कुछ वैक्सीन वेस्ट भी हो गई होंगी। आपको याद तो होगा कि योग दिवस के दिन देश में एक दिन में करीब 90 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद एक दिन का रिकॉर्ड इसके आसपास भी कहीं नहीं पहुंच पाया। कुछ दिन लगातार 50 लाख से अधिक टीके जरूर लगे, लेकिन बीते 3-4 दिन से फिर 20 से 40 लाख के बीच वैक्सीनेशन रुक गया है। बीते रोज यानी 1 जुलाई की बात करें तो देश में 42 लाख के करीब वैक्सीन की डोज लगी हैं। आपको यहां से भी जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार की ओर से पहले दावा किया गया था कि जुलाई से वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आएगी। हालांकि जुलाई का अभी एक ही दिन बीता है। खबरों के मुताबिक जुलाई में केंद्र की ओर से राज्यों को कुल 12 करोड़ के करीब वैक्सीन दी जाएगी। साफ शब्दों में कहें तो इस महीने वैक्सीन की इतनी डोज लग पाएंगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच उनके पास 135 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध रहेंगी। ऐसे में सरकार का टारगेट दिसंबर तक सभी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगाने का टारगेट है। हमारे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी तो जरूर आई है, पर जरूरत है इसे और रफ्तार देने की। बीते दिनों वैक्सीनेशन के मामले में हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, पर भारत की आबादी के हिसाब से अभी मात्र 4% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। भारत की पूरी आबादी को वैक्सीनेशन कराने में फिलहाल वक्त तो लगेगा। सरकार कह रही है ये वक्त दिसंबर तक होगा। हम भी चाहेंगे कि ऐसा ही हो। अब जब वैक्सीन लगने और लगवाने की हम बात कर रहे हैं तो हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें नोएडा, गाजियाबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों की हैं, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए कतारें देखी जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कई सेंटर्स पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, हिमाचल प्रदेश, बेंगलुरु, दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों, शहरों से एक बार फिर वैक्सीन की किल्लत की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अब मध्य प्रदेश से आई एक वीडियो देखिए। खुर्च्या सोडून दे, खुर्च्या सोडून दे. ये वीडियो मध्य प्रदेश के लोधी खेड़ा का है, जहां वैक्सीन की कमी है, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर का शटर खुला तो सैकड़ों की संख्या में लोग अंदर की ओर घुसने लगे। हालात भगदड़ जैसे हो गए और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते दिखाई दिए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सेंटर में वैक्सीन कम है और लोगों की कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द आगे पहुंच जाएं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में भी बीते दिन वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। गाजियाबाद को उम्मीद थी कि 50,000 डोज मिलेंगी, लेकिन सिर्फ 9,000 ही मिल पाई। ऐसा ही कुछ गाजियाबाद से सटे नोएडा का हाल है, जहां पर अभी सिर्फ वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है, वो भी सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन की किल्लत है। ये हाल देश के लगभग हर शहर का है। अहमदाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर पीएम मोदी को धन्यवाद करता बोर्ड तो नजर आता है, पर वैक्सीन नहीं। बेंगलुरु में वैक्सीन कुछ घंटों में खत्म हो जा रही है। खबर आती है कि हिमाचल में वैक्सीन की कमी की वजह से हिमाचल में अब 18+ वालों को टीका नहीं लगाया जा रहा है। जब ऐसी खबरें आती हैं तब सवाल तो उठता ही है कि आखिर सरकार वैक्सीनेशन की क्या रणनीति बना रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार का कहना सही साबित हो और जुलाई में वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़े। हम बढ़ते हैं आगे, आपको मध्य प्रदेश से आई एक वीडियो दिखाते हैं।
ये वीडियो मध्य प्रदेश का है। अपनी मांगों को लेकर निजी स्कूल के संचालक प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने भैंस के आगे बीन बजाई, पर बीन बजाने से भैंस भड़क जाती है। शो के अंत में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, पर उससे पहले हम कल के सवाल का जवाब आपको दे देते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि धन विधेयक कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है। हमने आपको ऑप्शन भी दिए, लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों में। तो आपको बता दें कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। हमारा आज का सवाल है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं पता तो इसका जवाब हम आपको अगले शो में ज़रूर बताएंगे। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।